A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is JK Civil Services. So my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samila Day. So आज हमारी जैसे कि हमारी ऑन गोइंग MCQ सीरीज की वीडियोस जो है हमने आपके लिए लाई हुई अपलोड कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका जेंडर लॉ के ऊपर, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। MCQ आप प्रैक्टिस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अब। ये आ गया आपका पहला पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। ठीक है, अभी कह रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है किसने प्ले किया। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, तो हमें पता है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को लाने में, इसके ऊपर डिस्कशन करने में सबसे ज्यादा रोल किसका है? वो इसका है, यूएनओ का है। तो हमने ये काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ए नहीं है, बी नहीं है, ये डी भी नहीं है, तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? सी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा ध्यान से, ऑप्शंस को ध्यान से देखना है इसमें। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि सारा तो डिस्कशन हमारा इसी के ऊपर गया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमारा सबसे ज्यादा डिटेल्ड जो है मैंने पढ़ाया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि किसने अडॉप्ट किया था, ये अडॉप्ट किसने किया हुआ है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो डॉक्यूमेंट तैयार किया था, किसने अडॉप्ट किया था। ऑप्शन आपके सामने है। तो अब आपने थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को पता है यूनिसेफ तो नहीं हो सकता, यूएनओ भी नहीं हो सकता। यूनिसेफ तो चिल्ड्रन से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। उसके बाद यूएनओ तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसमें? मैंने आपको बताया था एक सब्सिडरी ऑर्गन है किसका? यूएनओ का। वो कौन सा है? वो है इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। याद रखना, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ने ही इसको क्या किया था? अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो आपका क्या इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर मोस्टली ये नहीं रहेगा, ये वाला जो है ये नहीं रहेगा। मोस्टली बच्चे कभी कभी लिख देते हैं, क्योंकि ये है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इसको रिलेट करते हैं किसके साथ? बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि शायद ये आंसर है या ये आंसर है, तो आपका ये वाला है। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन यहां दिया नहीं है, तो आपने क्या टिक करना है? नन ऑफ द अबव। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया। यहाँ पे इसके जो है ना ए है, ना बी है, ना सी है, तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, हु अडॉप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, कंसेप्ट तो इसी का था, यूएनओ का ही कंसेप्ट था सारा, मगर आगे जो काम किया है वो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ने काम किया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कुछ बच्चे यूएनओ को भी टिक कर सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे तो मेन तो इसी ने, टास्क तो इसी का था, जैसे हमने इसमें पढ़ा टास्क तो इसी का था, मगर आगे जो काम किया एज ए सब्सिडरी ऑर्गन, एज ए सब्सिडरी ऑर्गन आप कह सकते हो। ठीक है, वो आपका आ गया ये जो है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है, इसमें डेट याद रखनी है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय यूएनओ कब की डेट है, तो आपको ईयर से हमेशा याद रखना मेरी बात। कोई भी जब आपको दिया हो, ईयर से हमेशा याद करने की कोशिश करना, फिर आप जाना मंथ पे और बाकी डेट पे जाना, पहले ईयर पकड़ना हमेशा। अगर याद रखना है किसी भी जो एक फुल फ्लेज डेट जैसे इन्होंने दी है, तो हमेशा ईयर। तो ईयर क्या है हमें पता है, 1948 का है, उसके बाद दिसंबर का महीना, और उसके बाद 10th आ गया आपका, तो आपका आंसर निकल गया डी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ये उसी से रिलेटेड है। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड अंडर हुज चेयरमैनशिप। अब ये जो चेयरमैनशिप वाला है, ये जो है आपने ध्यान में रखना है कि ये तो मैंने आपको जब लेक्चर दिया था उसमें मैंने मेंशन नहीं किया था चेयरमैनशिप से रिलेटेड, मगर एमसीक्यू में मैं करा रहा हूं, तो आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल सा है
क्योंकि इसमें इसने बताया है कि किसकी चेयरमैनशिप के अंडर आया था, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर ये जो है हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका सी ऑप्शन है। तो एमसीक्यू में मैं करा रहा हूं, ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। एमसीक्यू में आराम से आपको ये आप कवर कर रहे हो, क्योंकि ये मैंने डालना ही डालना था एमसीक्यू में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन के आने के। तो ये लेडी थी जिनका ये नाम था, तो इनकी चेयरमैनशिप के अंडर ही इसको जो है क्या कर लिया गया था, अडॉप्ट किया कर लिया गया था। तो इसको बिल्कुल दिमाग में डाल देना, यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही है इनका नाम है, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है, हमने भी पढ़ा हुआ था, ये तो बड़े डिटेल में मैंने इससे रिलेटेड आपको बताया भी था। सारा का सारा 30 है, इसमें कितने आर्टिकल्स उसमें मेंशन है, वो है आपका बी है। तो ये तो आपको याद होगा, बहुत आसान है ये। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पढ़ तो लेते हैं मगर भूल जाते हैं, 30 की जगह उनको लगता है शायद 35 है या 25 है। कभी कभी आसान जो है हमें भूल भी जाता है, तो 30 बिल्कुल दिमाग में आप डाल दो, 30 आर्टिकल्स है इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं 6 वाले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हेन डिड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कब बना। बिल्कुल ठीक है, ये भी पढ़ाया मैंने, आपको पढ़ाया हुआ है, हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इसका आपने डेट याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि इसका ए है 1993। ये डेट आप दिमाग में अच्छे से अपने बिठा दो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा 7th वाला इजी भी है तो थोड़ा सा ट्रिकी भी है इस हिसाब से। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन वाज अडॉप्टेड इन, मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको बताया था, है? बताया था मैंने अच्छे से, मैंने अगर लेक्चर को अच्छे से जिस बच्चे ने सुना होगा उसने मेरे मुंह से ये वर्ड भी सुने होंगे। मैंने आपको बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे पहले ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, उसमें इंसान के हकूक की बात की गई थी। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ये पूरा का पूरा वर्ड अपने दिमाग में आप डाल दो अच्छे से, ये वाला। तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन की बात कहां की जाती है, ये सारा आपने रीड करना है फ्रांस के साथ, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो ये आपका प्रैक्टिस हो गया इसका भी एमसीक्यू का। नेक्स्ट 8th वाले पे आते हैं। 8th वाला ही थोड़ा 7th वाले से रिलेटेड ही है, ठीक है, मोल्ड करके डाला है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वीक ऑफ, किससे रिलेटेड, वही आया पहले वाला फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 9th वाला अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने वाला एमसीक्यू है। हु अपॉइंट, ठीक है, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस करता है, ये नन ऑफ द अबव। इससे रिलेटेड मैंने आपको डायग्राम भी बना के बताया था, पूरा का पूरा एक पीडीएफ में अच्छे से बताया था, मैंने कहा था कर लेना उस टाइम पे। तो अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नहीं है, और प्रेसिडेंट है इसका अप्रोप्रिएट आंसर। प्रेसिडेंट करता है, अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, दिमाग में अच्छे से डाल दो। नेक्स्ट 9th वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 100% है, आपको एग्जाम में आ सकता है। अब यही जो आपका है एनएचआरसी जो है, ठीक है, जो एनएचआरसी है ये वाला, इसी की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें जो इंडिया का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये क्या है, किस तरह की बॉडी है, क्या ये जुडिशियल बॉडी है। जुडिशियल बॉडी मतलब कोर्ट है, नहीं भाई कोर्ट नहीं है। लेजिस्लेटिव बॉडी है, हाँ लेजिस्लेटिव बॉडी भी हो सकती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। या क्वासी जुडिशियल है, ये थोड़ा सा दिमाग को हिलाने वाला आपका एमसीक्यू है, तो ध्यान से आप इस पे अच्छे से सुनिएगा। क्वासी जुडिशियल का मतलब ये होता है कि जो कोर्ट की तरह दिखता है मगर कोर्ट नहीं है। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बॉडी जो कोर्ट की तरह काम करती है, कोर्ट क्या करती है, कोर्ट फैसला सुनाती है, जजमेंट देती है, पनिश करती है, पेनल्टी लगाती है, करती है कि नहीं। तो उसको ही हम क्वासी जुडिशियल कहते हैं, जो कोर्ट तो नहीं है मगर कोर्ट की तरह काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, कोर्ट की तरह जो है पेनल्टी लगाने वाला बॉडी, ठीक है।
तो अब इसका आंसर जो है ए आपने ठीक करना है। सी भी हो सकता है, क्योंकि ये एनएचआरसी जो है वो क्या है, वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी है और कॉसी जुडिशियल बॉडी भी है। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब आया जैसे हमारी पार्लियामेंट है, वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लेजिस्लेट करती है, लॉ को बनाती है। ठीक है, मगर आपको एप्रोप्रिएट याद रखना, ऐसे ही होता है। एसएसबी का लेवल कुछ और हो चुका है, चाहे छोटा एग्जाम हो बड़ा हो, वो अब लेवल कुछ और होता है उसका। ठीक है, तो ध्यान में रखना, यहां पे आपको ऑप्शंस लगेंगे सेम सेम है और होते भी है। ये भी आंसर होता है, ये भी आंसर होता है, मगर जो एप्रोप्रिएट होगा वो ढूंढना है। तो वो ढूंढने के लिए ही आपको थोड़ा सा अपने सर को जो है थोड़ा सर पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, लेजिस्लेटिव नहीं है, इसका एप्रोप्रिएट आंसर है कॉसी जुडिशियल है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत चांसेस है एग्जाम में आ सकते। फिर हम आते हैं 11th वाले पे। 11th वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने पढ़ाया है। 11th वाले में आपको मैंने जब केस लॉज करवाए थे और लेजिस्लेशन करवाए थे, तो उसमें मैंने बताया था आपको, बार बार पढ़ाया था मैंने आपको। मैंने कहा था कि एक बड़ा फेमस केस लॉ मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसमें मैंने कहा था कि सेक्सुअल हरासमेंट जो औरत के साथ होती है वर्क प्लेस पे, उससे रिलेटेड हमारी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको वो। तो वो किस केस के बारे में था, इस वाले केस के बारे में था नहीं, इस वाले के पास नहीं। अब इसमें जो है दो ठीक आंसर्स दिए हैं नेक्स्ट वाले। तो क्योंकि उस औरत का नाम जो था वो ये था, बानवरी, मगर हमने यहां पे बात क्या कर रहे हैं, हम केस की बात कर रहे हैं। अब देखो कैसे टेक्निकल आपको एमसीक्यू पूछ दिया। सी भी है, डी भी है, मगर आपने अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, वो है ये वाला विशाखा का। ठीक है, विशाखा, क्योंकि केस लॉ जो हमने पढ़ना है, जो केस का नाम है हमने वही देना है, क्योंकि लेडी जो थी वो क्या थी, लेडी का नाम ये था, मगर केस का पूरा नाम विशाखा था, विशाखा। ठीक है, तो विशाखा केस की गाइडिंग लाइंस मैंने आपको पढ़ाई थी सारी की सारी। तो आपने दिमाग में रखना है कि ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, क्योंकि वो पीआईएल फाइल की थी कोर्ट ने। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्योंकि ये लेडी थी, ये बेचारी खुद जा नहीं पाई कोर्ट, तो उसके बेस पे कुछ एनजीओ जैसे होते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने केस किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा गया विशाखा केस। ठीक है, इसका आंसर सी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये तो बहुत इजी है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो इसका डेट याद रखना है आपने, वो है 1961, अच्छे से याद रखना है। इसका ये पहला आंसर है, सिंपल सा है, कभी कभी भूल भी जाता है, इसलिए मैंने आपको तब भी बताया था। मैंने कहा था बेटा जो भी लेजिस्लेशन मैं एक्ट्स पढ़ाऊंगा उसकी डेट याद रखना। ठीक है, और वो किससे रिलेटेड है वो याद रखना बस। ठीक है, एनेक्टेड इन इंडिया, ठीक है, किस ईयर में, 1961 में। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इंडिया में। इसका एम क्या है, किसको खत्म करना, किसको टैकल करना, किसको, ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, ऑनलाइन हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर तो नहीं है, ये ट्रैफिकिंग मैंने आपको बताया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था, और ये एक्ट भी है इससे रिलेटेड बना हुआ है। औरतों और बच्चियों को जो बेचा जाता है, सेल किया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन की ओर उनको धकेला जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं है, ऑनलाइन हरासमेंट भी नहीं है, इसका एप्रोप्रिएट आंसर ये है। ठीक है, सेक्सुअल जो एक्सप्लॉयटेशन उसके साथ होती है। ठीक है, इसका डेट याद रखना है, ये भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इसलिए केस लॉ भी मैंने आपको दिया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंडिया, किस ईयर में हुआ था। ट्रिपल तलाक का कंसेप्ट, ठीक है, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। केस लॉ क्या था इसका, तो वो है आपका 2017। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना, ये जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाले में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी केस लॉ मैंने कराया था आपको। मैंने कहा था कि एक फेमस केस लॉ है ये एयर इंडिया वर्सेस नारगेश मिर्जा केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एयर इंडिया वाला। अब इसमें क्या था कि ये मैंने थोड़ा समझाया भी था
आपको कि इसमें ये था कि जो है एक लेडी काम करती है किसमें, वो एयर होस्टेस होती है, काम कर रही होती है, तो उनके जो रूल्स है जो है जो एयरवेज थे या एयरलाइन थे, उनका रूल ये था कि एक पर्टिकुलर एज अगर औरत क्रॉस कर लेती है, अगर 30 से अबो चली जाती है, तब प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी कर लेती है, उसको जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो कोर्ट ने कहा ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या वो किससे रिलेटेड है, क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जा रही थी? नहीं। क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस का? नहीं था, वो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस पे था। ठीक है, कि औरत फीमेल फीमेल के बेस पे, बिकॉज बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमेन, आपने ऐसे रूल्स बनाए हैं कि अगर वो पर्टिकुलर एज जो है अटेन कर लेती हैं या मैरिड हो जाती हैं या उसको बच्चा होता है, तो आप उस बेस पे उसको निकाल देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा ये गलत है, तो ये वाला आपने ध्यान में रखना है। इस वाले केस लॉ में ये बताया था सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव औरत के साथ वर्क प्लेस पे। ठीक है, ये मैंने आपको बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है, अगर लेक्चर मेरा देखा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू, ये भी बड़ा अच्छा है, अकॉर्डिंग टू इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ठीक है, डेट याद रखना है इसकी, इज नॉट पनिशेबल। देखो आप नॉट की बात कर रहे हैं, हाँ, तो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड है, पनिशेबल नहीं है। अब देखो, पहला आता है कीपिंग और अलाउिंग योर प्रीमाइसेस टू बी यूज्ड एज ब्रोथल। ठीक है, जो जिसको कहते हैं, मतलब एक लोकल लैंग्वेज में जो ब्रोथल्स होते हैं, प्रोस्टिट्यूट जहाँ पे होती हैं, मतलब जो चकले होते हैं या बाकी चीजें जहाँ पे वो प्रोस्टिट्यूट अपना बिजनेस करते हैं, उसको अलाउ करना, हाँ ये है। उसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है, आप नहीं अलाउ कर सकते, यूज नहीं कर सकते। एन अडल्ट अर्निंग a living by means of prostitution, inducing a person into prostitution, और उसके बाद आया prostitution in a private place and sufficiently far away from public place। ठीक है, an adult earning living by means of prostitution, ये भी है सकता है। inducing किसी आदमी को फोर्स करना, इंड्यूस करना, ठीक है, उसको बहकाना या उसको फोर्स करना कि भाई आप जो है प्रोस्टिट्यूशन में आओ। तो इसमें ये आया कि प्राइवेट प्लेस पे आप जो है प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो और जो है जो पब्लिक प्लेस से दूर है, तो इसके लिए डी वाले के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, बाकी सब के लिए है। तो आपका आंसर क्या है, क्योंकि हमें नॉट कह रहा है तो ये वाला नहीं है। इसके लिए अगर प्राइवेट जगह पे प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है जो पब्लिक प्लेस से दूर है, तो उसमें, क्योंकि आपको ये चीज पता होगी कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, उसमें हमारा इंडिया भी आता है, जहां पे प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज है। ठीक है, तो बाकी इन चीजों के लिए आपको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, ए बी सी के लिए, डी के लिए नहीं किया जा सकता, वही पूछ रहा है नॉट। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट जो विशाखा का हमने पढ़ा वर्क प्लेस पे, इससे रिलेटेड एक्ट है। ठीक है, तो ये एक्ट था जो बना। अब देखो, ये कहता है कि वो जो सेक्सुअल हरासमेंट जो फीमेल के साथ जो नहीं होना है, उससे रिलेटेड एक्ट बना हुआ है, वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होता है, या ये हम कह सकते हैं, या सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर हो सकता है? ये कहता है कि पहला आता है, पहला ऑप्शन आता है ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, जैसे प्राइवेट है, पब्लिक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब आता है कि जैसे सपोज करो कोई रेडी वाला है, कोई कहीं पे छोटा मोटा, कोई कहीं पे खोला हुआ है, किसी ने कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल रहा है, वो पूरी तरह से जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है या कुछ नहीं है, मगर काम सिंपल सा कर रहा है। ये कह रहा है कि उस जगह पे गलत नहीं होना चाहिए फीमेल के साथ, या कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट के रूल के साथ एफिलिएटेड है। तो ये कुछ सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ये कहता है दोनों में। ठीक है, ये दोनों में है, तो आपको सी देखना है, क्योंकि वर्क प्लेस चाहे वो कहीं पे भी हो, ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो वर्क प्लेस, ये बात कर रहे हैं वर्क प्लेस की। तो वो आपका आंसर क्या है इसका? आपका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है ये? नेम द एक्ट विच प्रिस्क्राइब्ड फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आसान है, मगर इसमें कभी कभी बच्चे गलती भी कर लेते हैं। नेम द एक्ट, एक्ट बताना है विच प्रिस्क्राइब फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा, आप बोलोगे सर इसमें सेम सेम है, ह्यूमन राइट्स एक्ट है? नहीं है। क्या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है? नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट है? नहीं है। ये क्या कह रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारे इंडिया का है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, प्रिस्क्राइब किसके बारे में कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, बी है आपका, ध्यान में रखना, प्रोटेक्शन। ठीक है, ये दिमाग में रखना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। नेक्स्ट 19। ठीक है, राइट टू लाइफ किसमें आता है?
हमारे ये भी मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में, तो अगर हमने फंडामेंटल राइट्स का नहीं पढ़ा है, मगर ये है राइट टू लाइफ आपका रिलेट कुछ हद तक करता है किससे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो किससे इंस्पायर है, वो है ह्यूमन राइट से इंस्पायर है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक है, ये भी अच्छे से समझाया है सारा। तो इसमें आपको सीधा सीधा ऑप्शन 21 करना है, 21 जो है राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आया आपका ट्रांसजेंडर, मैंने बताया था एक्ट है, वो ये वाला एक्ट है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, वो यही है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, थर्ड जो है उनको कैटेगरी जो मिला है, तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया, तो उनको जो है कोर्ट ने क्या कर दिया, एक पहचान दे दी, आइडेंटिटी दे दी, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड है कि ये कहता है, इससे रिलेटेड इसने पूछा है क्या है, वो कहता है टू रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल, तो ये वाला भी ठीक है। उसके बाद कहता है टू प्रोटेक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पहले वाला जो है इसका एक्चुअल में आंसर है, आप बी और सी को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि यही इसका इस एक्ट की बात कर रहा है। इस एक्ट में इनको क्या कर दिया, इनको एक पहचान दे दी कोर्ट ने, और इनको कहा कि आप सारे राइट ले सकते हो एज अ थर्ड पर्सन उनको डिक्लेयर कर दिया, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, तो जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट ले सकते हैं, ये ट्रांसजेंडर्स भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, तो ये आपका आंसर है ए इसमें, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने बहुत अच्छे से। नेक्स्ट पे आते हैं, which of the following are moral principle that prescribe certain standard of human behavior and are regularly protected as legal rights, ठीक है, आई समझ के नहीं, मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल प्रिंसिपल, लीगल राइट, सिंपल है, थोड़ा सा मोड़ के डाल दिया, क्या है वो, नेचुरल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, वुमेन राइट्स है, मैन राइट्स है, सिंपल सा है, वो ह्यूमन राइट है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन राइट से ही सारी चीजें निकली है, ह्यूमन राइट से लीगल राइट्स निकले, ह्यूमन राइट से फंडामेंटल राइट्स निकले, ठीक है, तो बेस है वही कि मॉरल प्रिंसिपल है, मॉरल प्रिंसिपल के बेस पे तो वही आ गया ह्यूमन राइट्स, बीइंग अ ह्यूमन। इसके ऊपर तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, ह्यूमन राइट की कंसेप्ट बड़ी डिटेल में समझाई थी, किस तरह उससे सारे राइट्स निकलते हैं, तो इसको तो आसानी से आप कर दोगे, उतना ज्यादा उसको जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने बीच में 30 राइट्स को पढ़ना पड़ेगा आपको, तो 30 राइट्स से रिलेटेड ही मैंने एक बीच में डाला हुआ है आपको, इसी तरह से आपको सारे राइट्स याद करने हैं। इस वाले में क्या पूछ रहा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, उसमें कह रहा है कि कौन सा राइट है जो नेशनलिटी से रिलेटेड है, कि नेशनलिटी इज डिपेंड ऑन वंस विश, अपनी मर्जी, ये वाला जो है नेशनलिटी इज डिपेंड ऑन वंस विश, किसी कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो 30 है, 30 के 30 दिमाग में डाल देने हैं आपको, एक समय रट देने हैं, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू ऐसे आ सकते हैं आपको, तो आपने बिल्कुल क्या करना ना, इसका आंसर है बी। अब जरूरी नहीं कि यही आएगा, इससे रिलेटेड दूसरा राइट आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20 वाला राइट पूछ सकते हैं, तो सारे के सारे जो है सिर्फ ये याद नहीं करना कि 30 राइट्स है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, नहीं, एक एक राइट को ध्यान में रखना है कि 5वें नंबर पे कौन सा है, 6 नंबर पे कौन सा है, जैसे 15 नंबर पे ये वाला है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, याद रखना, इज नॉट इंक्लूडेड इन कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैंने बहुत डिटेल में इसका चार्ट बना के दिया था आप लोगों को, ठीक है, नॉट है इसमें, नहीं आता है इस वाले कमेटी में, ठीक है, कौन सा नहीं आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, यस आता है, लोकसभा का स्पीकर आता है, यस आता है, लीडर ऑफ मेन ऑपोजिशन पार्टी आता है, ठीक है, इसमें कौन सा नहीं आता है, होम मिनिस्टर भी इसमें आता है, ठीक है, होम मिनिस्टर भी इसमें आता है, उसके बाद स्पीकर भी आता है, उसके बाद स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर भी आता है, और कौन सा आता है, लीडर ऑफ मेन ऑपोजिशन पार्टी, उसके बाद आप ले लो लीडर ऑफ लोकसभा भी, राज्यसभा भी आता है, लोकसभा का भी आता है, तो इसमें कौन सा नहीं आता है, वो है प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट इसमें नहीं आता है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट नहीं आता है इसमें, सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट को निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें किसको अपॉइंट किया जा सकता है, चेयरमैन, तो क्या कोई सिटिंग जज चेयरमैन बन सकता है, नहीं, मैंने आपको बताया था सिटिंग जज नहीं होना चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, मे भी हो सकता है, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट करे नहीं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट नहीं, तो क्या हो सकता है कि एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया था होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब है वो रिटायर्ड की बात करता है, सिटिंग वाला नहीं, सिटिंग वाला नहीं। तो नेक्स्ट पे आते हैं,
ओके, ये कहता है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट टुगेदर विद इंटरनेशनल, ये तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, सारे डिटेल में ही पढ़े हुए हैं। इसमें क्या है कि इकट्ठा करके किसको, इंटरनेशनल कोवेनेंट, ठीक है, कोवेनेंट मैंने कहा था आपको सिविल और पॉलिटिकल वाला, और इसके टू ऑप्शनल्स वो भी पढ़ा है मैंने, और इसके अलावा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल, और उससे रिलेटेड आ गया आपके इसके इसका एक प्रोटोकॉल। ये मिलकर क्या बनाते हैं, बिल ऑफ राइट बनाते हैं, फंडामेंटल राइट बनाते हैं, यूनिवर्सल राइट्स बनाते हैं, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि ये वाला इसका आंसर है, ये डी, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाते हैं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत आपको डिटेल में पढ़ाया है, वो चार्ट बना के दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू सून, ब्लेस यू ऑल एंड